Hello students, welcome to CG Board online classes. In this video, I am going to explain a very important topic of English grammar, that is verb. So what is verb? As you all know, verb is one of the 8 parts of a speech, and verb is the part of your predicate of a sentence. A sentence is a combination of subject and predicate. And you know, subject is always a noun or a pronoun. And verb, predicate contains verb. So, do you know this thing? That a verb is also known as soul of English language. Any sentence is incomplete without a verb. कोई भी सेंटेंस है वो वर्ब के बिना इनकम्प्लीट है. सेंटेंस अगर सब्जेक्ट है प्लस वर्ब तो हमेशा ही आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस. और सब्जेक्ट में तो नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं और जो प्रेडिकेट होता है वो हमेशा क्या रखता है, आपका वर्ब. सो एक्चुअल में ये वर्ब होती क्या है? वर्ब, लेट्स डिफाइन. अ वर्ब इज अ वर्ड which shows action or state of being. कोई भी वर्ड जिससे हमें एक्शन का या किसी चीज के होने का पता चले, स्टेट ऑफ बीइंग, दैट इज कॉल्ड वर्ब. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वर्ब्स टू बी स्टडीड. अब आप सोच रहे होंगे कि टाइप्स, जो काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं. देखिए, लुक एट, यस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स. एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, finite verb, non-finite verb, dynamic verb, stative verb, regular verb, irregular verb, auxiliary verb. Auxiliary verb is also called helping verb. So, हम ये नहीं कह सकते कि जो आपकी एक्शन वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब ही रहेगी. एक्शन वर्ब आपकी रेगुलर वर्ब भी हो सकती है और एक्शन वर्ब आपकी इरेगुलर वर्ब हो सकती है. वर्ब को कैटेगराइज करने के ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं कि आप एक वे में ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, या एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब. तो आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स. बेसिकली आपको ये जानना है कि ये जो वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कि वो एक्शन है, कि ट्रांजिटिव है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट फॉर्म है वर्ब का, कि वो किस टाइप का फॉर्म है. सो इन दिस वे दिस आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. और इसके अलावा भी और भी वर्ब्स के फॉर्म्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट फॉर्म, फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो ये भी आपके वर्ब के फॉर्म्स में आ सकते हैं. ओके, यस. नेक्स्ट इज फर्स्ट start. Let's start our action verb. So what is action verb? It shows us what action a subject, person, animal, object, etc. is performing, has performed or will perform. अब देखिए, कोई भी जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन. कोई भी नेम हो सकता है, पर्सन हो सकता है, एनिमल, थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपका क्या होता है, सब्जेक्ट. अब ये जो सब्जेक्ट है वो क्या वर्क, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि वो रो रहा है, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, रनिंग, बार्किंग, राइटिंग. तो ऑल दीज आर एक्शन वर्ब्स. तो ये डिपेंड करता है उसके टेंस पर कि अगर वो परफॉर्म करेगा या परफॉर्म करने वाला है, विल परफॉर्म या परफॉर्म कर चुका है. तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें किसी एक्शन का पता चलता है, वो कोई भी फिजिकल एक्शन भी हो सकती है और मेंटल एक्शन भी हो सकती है. सो दिस इज कॉल्ड योर एक्शन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, रॉब प्लेड क्रिकेट. Played is the action performed by Rob. So here, played is action verb. Alice baked cake for the party. Your dog is barking in the park. I wrote a letter to my cousin. Ducks are swimming in the pond. So swimming, wrote, barking, baked, played. All these are action verbs. Now, next is your
Transitive verb. Transitive verbs are action verbs that have an object to receive that action. It requires an object in order to be grammatical. अब आप सोच रहे होंगे वो कोई भी जो एक्शन वर्ब होती है आपकी वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो एक्शन वर्ब नहीं है, या जो एक्शन वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव। कोई भी एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। Transitive verbs are action verbs that have an object to receive that action. It requires an object in order to be grammatical. अब कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमें किसी एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा सकर्मक क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया जिससे आपको काम के होने, ठीक है, या एक्शन के होने का पता चले। अब ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के एक्शन वर्ब के ये टू डिफरेंट टाइप्स हो जाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सो ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट भी आपका सेम थिंग होता है, एनिमल्स, पर्सन्स, क्रिएचर्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज इनकम्प्लीट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है आपके सेंटेंस में तो आपकी जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट, मीन्स वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कैट ब्रोक द पॉट, यहाँ पर द कैट ब्रोक द पार्ट, जो आपकी ब्रोक है ये आपकी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, एंड इट इज ट्रांजिटिव। वाई ट्रांजिटिव? बिकॉज अगर मैं व्हाट से क्वेश्चन करूँ, व्हाट से क्वेश्चन करने पर आपको जो भी आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट। तो कैट ब्रोक द पॉट, सो व्हाट डिड द कैट ब्रेक, कैट ने क्या तोड़ा, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है कि द कैट ब्रोक द पॉट, कैट ने क्या तोड़ा, पॉट को तोड़ा। सो आंसर इज पॉट। तो जो ब्रेकिंग जो एक्शन है हमारी ब्रेक की एक्शन, उसको आप देख रहे होंगे कौन रिसीव कर रहा है, आपका पॉट रिसीव कर रहा है। दैट्स वाई पॉट इज योर ऑब्जेक्ट। हियर ब्रोक इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब है, बट किस टाइप की एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ब्रोक जो ब्रेकिंग का एक्शन है, ब्रेकिंग एक्शन को वो रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, पॉट कर रहा है। दैट्स वाई पॉट इज योर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ही मूव द चेयर। सो मूविंग, मूविंग किसे किया जा रहा है, चेयर को, ही मूव द चेयर, सो इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर कौन कौन सी है, ब्रोक, मूव, मूव्ड, बॉट, रोट। बिकॉज मूविंग, we are moving the chair here. She bought some new books. So what did she buy? She bought some new books. So books, pot, chair, books, letter to me, ये all यार सारे आपके क्या हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। और broke, moved, bought, wrote, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। My cousin wrote a letter to me. मेरी कज़न ने मुझे क्या लिखा, लेटर लिखा। सो व्हाट से क्वेश्चन करने पर आंसर क्या आया, लेटर। सो दैट्स वाई दीज ऑल आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर आप हिंदी में सकर्मक क्रिया जानते होंगे सो ये सेम कॉन्सेप्ट है, ओके, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। सो जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, रिसीव करने, किसी भी एक्शन वर्ब को रिसीव करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट है, if the object is present then it is called transitive verb, but if the object is absent, object available नहीं है, then it is called intransitive verb. Now define intransitive verb. It is an action verb that does not take a direct object or complement to receive action. अगर कोई एक्शन वर्ब कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास, है ना, या एक्शन को रिसीव करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड योर इनट्रांजिटिव वर्ब।
Many verbs have both a transitive and an intransitive function depending on how they are used. अब कुछ जो verbs होती हैं, ठीक है, वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव भी, कि वो ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकती है और ऑब्जेक्ट के बिना भी. सो ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में कैसे फंक्शन कर रही हैं, कैसे यूज की जा रही है. उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. और कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट के बिना तो कंप्लीट ही नहीं होती है, उनके लिए ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है. सो डेफिनेटली वो किस कैटेगरी में आएंगी? ट्रांजिटिव वर्ब की. So here examples of intransitive verbs are studying, driving, cooking, sneezing. ठीक है. अब यहाँ पर मैं sneezing बोलूंगी अगर, कि the child is sneezing, है ना, हम लास्ट एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं. The child is sneezing repeatedly, कि जो चाइल्ड है वो रिपीटेडली क्या कर रहा है? स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है. सो यहाँ पर छींकने का इफेक्ट या रिसीव करने के लिए और कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा. ठीक है ना. अगर आप वर्ड से क्वेश्चन करेंगे ऐसा तो कुछ इसमें आंसर नहीं मिलेगा. सो डेफिनेटली जो आपका स्नीजिंग है ये आपका कौन सा होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज आई एम स्टडिंग एट द मोमेंट. सो आई एम स्टडिंग एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ये टाइम को बता रहा है. सो नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर द वर्ब. स्टडिंग के लिए कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो here studying is intransitive verb. Second is his father was driving at that time. So उसके father क्या कर रहे थे? उस टाइम ड्राइव कर रहे थे. अगर यहाँ पर सेंटेंस होता his father was driving the car at that time, तो कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता, तब आपका ड्राइविंग क्या बन जाता? ट्रांजिटिव. बट his father was driving at that time. सो ड्राइविंग डेफिनेटली हम कार को ही ड्राइव करेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. दैट्स वाई ड्राइविंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब. सारा इज कुकिंग राइट नाउ. सो डेफिनेटली कुकिंग हम फूड को ही कुक करते हैं. सो सारा इज कुकिंग राइट नाउ. कुकिंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब. ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है कहीं भी, सो ऑल दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट इज finite verb. Finite verbs are those verbs that have a definite relation with the subject or noun. These verbs are usually the main verb of a sentence and can be changed according to the noun. Used only in present and past tense. अब देखेंगे, अब जो finite verbs होते हैं वो ऐसे verbs होते हैं जिनका एक definite relation होता है विद द सब्जेक्ट और नाउन. ठीक है, सब्जेक्ट या नाउन के साथ उनका अगर डेफिनेट रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड योर फाइनाइट वर्ब्स. और ये जो वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब होते हैं सेंटेंस के, और ये चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नाउन. अगर आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूर है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनाइट वर्ब को चेंज कर सकते हैं, और आपके नाउन या सब्जेक्ट के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड सेंटेंस आप देखेंगे, दिस डॉग बार्क्स इन द पार्क. सो ये दिस डॉग जो है आपका, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट हुआ बार्क्स. सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन कौन बना रहा है? बार्क्स. ये जो वर्ब है डायरेक्ट रिलेशन बना रही है सब्जेक्ट के साथ, दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट वर्ब. ठीक है, मेन थिंग. अब देखिए, अगर यहाँ पे डॉग की जगह मैं डॉग्स कर दूं, तो बार्क्स की जगह क्या हो जाएगा? बार्क. आपका एस रिमूव हो जाएगा. मीन्स ये आपके सब्जेक्ट या नाउन के वर्ब, नाउन के अकॉर्डिंग, कि नाउन अगर सिंगुलर है कि नाउन प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब्स क्या हो रही है? चेंज हो रही है. और ये मेन वर्ब का काम करते हैं. आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट वर्ब आती है आपकी, ठीक है, वो आपकी क्या होती है? मेन वर्ब. ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है कि व्हाट इज मेन वर्ब, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, आपकी जो मेन वर्ब में इज एम आर भी हो सकती है, और कभी कभी इज एम आर वॉज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है. ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. अभी आपको इस पे ही फोकस करना है कि सब्जेक्ट के बाद
अगर कोई वर्ब आई है और उसका उस सब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है तो वो आपकी कौन सी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। अब फाइनाइट वर्ब केवल एंड केवल यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, केवल प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही यूज होती है। और ये जो है नाउन के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल verbs appear in almost all sentences. ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल। verbs appear in almost all sentences, कि जो verbs होती हैं वो सारे ही मोस्टली सारे ही sentences में दिखती है। this dog barks in the park. so dogs, dog and barks के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, verbs and appear के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। Fred said that he enjoyed the show. अब यहाँ फ्रेड और said and he enjoyed, तो यहाँ पर फ्रेड का said के साथ और ही ऑलरेडी हम किसके बारे में बात करें? फ्रेड के बारे में ही। सो फ्रेड enjoyed the show, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो आपकी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। माई सिस्टर प्लेज द पियानो, माई सिस्टर और प्लेस का डायरेक्ट रिलेशन है, दैट्स वाई इट इज योर फाइनाइट वर्ब। जब हम ये सारी वर्ब्स को अदर वीडियोस में एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को सेपरेटली, फाइनाइट इन फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स को सेपरेटली। ओके, यस। सो फाइनाइट, नाउ हियर नॉन फाइनाइट वर्ब. These verbs cannot be the main verb of a sentence as they do not talk about the action that is being performed by the subject. अब आपको एक डिफरेंस और पता चला होगा कि फाइनाइट वर्ब में मोस्टली एक्शन वर्ब्स आती हैं, ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो मेन वर्ब होता है। एंड हियर नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्शन वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपकी एक्शन वर्ब्स नहीं होंगी। यहाँ पर जो ये verbs होती हैं कैन नॉट बी द मेन verb ऑफ अ सेंटेंस एज दे डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन। यहाँ पर ये मेन verb नहीं होती है बिकॉज वो एक्शन के बारे में बात ना करके किसी और, फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट इंडिकेट एनी टेंस, मूड और जेंडर। अब इससे हमें ना ही टेंस का पता चलता है नॉन फाइनाइट वर्ब से, मूड का पता चलता है और ना ही जेंडर का। For example, I will continue my work later. So here, I will continue my work later. So continue is your non-finite verb. We like camping in the woods. So like, यहाँ पर आपकी मेन वर्ब कौन सी होगी? Like होगी, ठीक है। And third is children are learning to swim. So children are learning to swim. The running person caused panic. You need to accept this. So non-finite verb को समझना बहुत important है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस लेती हूँ, आई विल कंटिन्यू माई वर्क लेटर। सो आई विल कंटिन्यू माई वर्क, सो आपका कंटिन्यू यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। अब वो कैसे नहीं है? देखिए यहाँ लिखा है दीज वर्ब्स कैन नॉट बी द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस एज दे डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। यहाँ पर वो ऐसी एक्शन के बारे में नहीं बताती है जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है? आई विल कंटिन्यू माई वर्क लेटर। सब्जेक्ट यहाँ पर जो वर्क है वो एक्चुअल में कुछ और है, बट वो कंटिन्यू करने की बात कर रहा है उसको। तो यहाँ पर कंटिन्यू आपका मेन वर्ब नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट योर फाइनाइट वर्ब, इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। वी लाइक कैंपिंग इन द वुड्स, यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग? वी लाइक कैंपिंग इन द वुड्स, जो कैंप बना के हम, वुड्स मीन्स जंगल, ठीक है, कैंप बना के रहते हैं जंगलों में। वी लाइक कैंपिंग इन द वुड्स। सो यहाँ पर जो आपकी मेन वर्ब है वो है आपकी लाइक। कैंपिंग आपकी मेन वर्ब नहीं है, दैट्स वाई कैंपिंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके पहले ही हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है आपकी, जो सब्जेक्ट के बाद आती है। तो सब्जेक्ट के बाद जो आ रही हैं वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती हैं और वो मेन वर्ब होती है क्योंकि एक्शन का काम वही कर रही हैं।
तो यहाँ पर वी लाइक आपकी एक्शन होगी, क्योंकि यह आपकी कौन सी एक्शन है, मेंटल एक्शन है, लाइकिंग का वर्ब है, ठीक है। सो लाइक इज फाइनाइट वर्ब एंड कैंपिंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब। चिल्ड्रन आर लर्निंग टू स्विम। अब चिल्ड्रन आर लर्निंग, तो चिल्ड्रन तो लर्निंग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या चीज लर्न कर रहे हैं, वो स्विमिंग को लर्न कर रहे हैं, है ना, कि स्विमिंग कैसे की जाती है। सो यहाँ पर लर्निंग क्या है, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। एंड सेकेंड थिंग इज आपकी वो सब्जेक्ट के साथ आर, है ना, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट तो आई भी नहीं है वो, सो डेफिनेटली इट इज हियर नॉन फाइनाइट वर्ब। द रनिंग पर्सन कॉज्ड पैनिक। जो रनिंग पर्सन है, तो रनिंग यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है आपकी। रनिंग ये बताया जा रहा है कि जो दौड़ता हुआ आदमी था, रनिंग का काम वो एक्चुअल में नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर रनिंग यूज हुआ है कि द रनिंग पर्सन कॉज्ड पैनिक, ठीक है। जो पैनिक का कॉज था वो कौन था, पैनिक किसने क्रिएट किया था, रनिंग पर्सन ने, ठीक है। तो एक्चुअल में उसका वर्क क्या है, यहाँ पर कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो पैनिक वाली एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ना कि उसकी रनिंग इंपॉर्टेंट है। रनिंग तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि द रनिंग पर्सन, दौड़ता हुआ जो आदमी है। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, यू नीड, सो नीड, नीड इज योर फाइनाइट वर्ब, एक्सेप्ट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। कि एक्चुअल में जो एक्शन है, एक्चुअल में जिस एक्शन की नीड है यहाँ पर, वो आपकी नीड है। सो नीड इज योर फाइनाइट एंड एक्सेप्ट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। सो दे डू नॉट इंडिकेट एनी टेंस, मूड और जेंडर। सो कंटिन्यू, कैंपिंग, लर्निंग, रनिंग, एक्सेप्ट, इससे आपका कोई भी टेंस का पता नहीं चल रहा। अगर मैं बोल दूंगी द रनिंग पर्सन, सो द रनिंग पर्सन, तो ये तो कौन से टेंस में था हमें नहीं पता। द रनिंग पर्सन वेंट टू द जू, अगर मैंने ये कहा तो ये तो पास्ट बन गया। मीन्स रनिंग जो वर्ड है वो आपको टेंस के बारे में बता ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल मूड, मूड मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो ये भी नहीं पता चल रहा है। जेंडर का भी नहीं पता चल रहा है आपको। कंटिन्यू, कैंपिंग, लर्निंग, रनिंग, एक्सेप्ट, ये तो किसी में भी हो सकता है, चाहे वो मैस्कुलाइन जेंडर हो, फेमिनाइन हो या न्यूट्रल जेंडर हो। सो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो हमें ये वाले डिस्क्रिप्शंस नहीं देती हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक वर्ब। सो डायनेमिक मीन्स जो चीज आपकी स्टैटिक ना हो, जो कि मूविंग हो, ठीक है। तो वर्ड से ही हमें पता चल रहा है डायनेमिक होनी चाहिए वर्ब। मीन्स वो कंटिन्यूस कैसी होनी चाहिए, प्रोग्रेस में होना चाहिए। अ डायनेमिक वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज कंटिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जब कोई एक्शन आपकी कंटिन्यूस में हो, प्रोग्रेस में हो, दैट इज कॉल्ड योर डायनेमिक वर्ब। It indicates that something is happening or was happening or will be happening। मतलब कोई भी प्रोग्रेसिव, आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपकी कोई भी जो एक्शन है वो उस टाइम पे हो रही होती है, प्रोग्रेस में होती है। सो दैट इज कॉल्ड योर डायनेमिक वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, दोज गर्ल्स बाय क्लोथ्स एवरी वीक। सो यहाँ पर आपको कैसे पता चल रहा है, एवरी वीक, तो वो हर वीक में क्या करती रहती है, बाय करती ही रहती है क्लोथ्स। सो इट इज योर प्रोग्रेसिव डायनेमिक वर्ब। ही इज सिंगिंग एट द पार्टी, सो डेफिनेटली यहाँ तो क्लियर है, ही इज सिंगिंग एट द पार्टी, वो अभी पार्टी में सिंगिंग कर रहा है। वी आर इन्वेस्टिंग इन डॉलर्स दिस टाइम। नेक्स्ट इज लास्ट वन, शी वॉज सेलिंग हर ओल्ड बुक्स इन द गैरेज सेल। सो अगेन सेलिंग, अगर आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और आईएनजी फॉर्म आए तो इससे तो आप इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद अगर आईएनजी फॉर्म आए, है ना, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ये प्रोग्रेसिव टेंस है, आपका कंटिन्यूस टेंस है। सो डेफिनेटली वहां की वर्ब तो आपकी डायनेमिक होगी ही। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे, दोज गर्ल्स बाय क्लोथ्स एवरी वीक, सो अगर आप ये लास्ट टू वर्ड्स को चेक करेंगे कि एवरी वीक आ गया है, मीन्स वो क्या कर रही है, फ्रिक्वेंटली बाय कर रही हैं, वो ले ही रही हैं हर वीक में। सो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूड एक्शन। सो दीज आर कॉल्ड डायनेमिक वर्ब्स। नेक्स्ट इज स्टेटिव वर्ब्स।
A stative verb is just opposite of your dynamic verb. A stative verb is one that describes a state of being, person, animal, objects, etc. कि स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज के होने, उसकी स्टेट क्या है ना, उसके बारे में पता चलता है. दिस वर्ब डजंट डिस्क्राइब द एक्शन लाइक डायनेमिक वर्ब. जैसे कि डायनेमिक वर्ब में आपका एक्शन पता चल रहा है कि वो एक्चुअल में क्या वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट, है ना. तो एक्शन है कहीं ना कहीं डायनेमिक वर्ब में, बट आपकी स्टेटिव वर्ब में एक्शन नहीं होती है. ये आपका स्टेट बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो किस कंडीशन में है, उसकी स्टेट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर प्रिफर्स चॉकलेट केक. अब आप ये प्रिफर्स को कैसे देखेंगे? माई सिस्टर प्रिफर, कि वो चॉकलेट केक प्रिफर करती है. सो यहाँ पर आपको एक्शन नहीं दिख सकती. प्रिफर करना एक एक्शन होती है. ही लाइक्स प्लेइंग टेनिस. अब लाइकिंग, लाइकिंग एक मेंटल तो कहीं ना कहीं है, बट वो उसकी एक स्टेट है. लाइक करना, लाइक करना आप किसी को दिखा नहीं सकते कि मैं कैसे उसको लाइक कर रहा हूँ, उसको आप एक्शन में शो नहीं कर सकते लाइकिंग को. सो ही लाइक्स प्लेइंग टेनिस. सो प्लेइंग तो आपका एक्शन वर्ब है, बट लाइक्स, प्रिफर्स, थिंक, आप सोच रहे हैं, ये आप किसी को एक्शन के फॉर्म में चेंज, एक्शन के फॉर्म में शो नहीं कर सकते. सो थिंकिंग, हेट्स, appear, mind, remember, all these are stative verbs. I think tea is better than coffee. So think. Your brother hates driving. So here hates. आप जिससे आपको उसकी सिर्फ स्टेट का पता चले, कोई एक्शन फॉर्म में वो चेंज ना हो सके, कोई एक्शन ना शो हो, तो वो वर्ब्स आपकी होती है स्टेटिव वर्ब्स. Everyone appeared at the party. Would you mind if I sit here? Always remember me in your prayers. So all these are stative verbs. Remember करना, ठीक है. Remember याद रखना. Would you mind, क्या आप mind करेंगे. Everyone appeared, हर कोई नजर आया. So all these are states, states of being. So these are stative verbs. Now regular verbs. So आप देख रहे होंगे कि मोस्टली जैसे स्टेटिव वर्ब्स हैं, वो आपकी डायनेमिक वर्ब नहीं है या एक्शन वर्ब नहीं है. जो डायनेमिक वर्ब है वो आपकी एक्शन वर्ब है. सो ये जो मोस्टली वर्ब्स होती है, ये एक्शन वर्ब के ही डिफरेंट फॉर्म्स को ही शो करती है. सेम हियर फॉर रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स, a verb that follows standard patterns in its inflection, change in form of at the end. Its form follows the regular pattern of words. The past tense of this verb is formed by adding an ed ending. अगर किसी वर्ब का, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि रेगुलर वर्ब्स कोई भी एक्शन वर्ब होती है, फॉर एग्जांपल प्ले, जंप, लर्न, आस्क. अगर इसका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको इनके लास्ट में ईडी या डी ऐड करना पड़े सिंपली, ठीक है, एंड पास्ट पार्टिसिपल भी वैसा ही रहे आपका, देन दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. यू विल लर्न वर्ब्स इन इंग्लिश क्लास. हैव यू ऑलरेडी लर्न वर्ब्स? सो लर्न का आपने पास्ट फॉर्म कैसे बनाया? ईडी लगा के. लास्ट में आपने लर्न के लास्ट पास्ट फॉर्म में ईडी लगाया. आस्क योर मदर इफ शी नीड्स एनी हेल्प. नेक्स्ट इज ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी नीडेड एनी हेल्प. सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आस्क का पास्ट फॉर्म ईडी लगा के आस्क्ड, लर्न का पास्ट फॉर्म ईडी लगा के लर्नड. सो रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिसका आपको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए उस वर्ब के एंड में ईडी या डी लगाना हो. सो ऑल दीज आर रेगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जांपल, जंप, जंप्ड, लाफ, लाफ्ड. हियर इट इज गिवन, ओके, लर्न, लर्नड, आस्क, आस्क्ड. सो जस्ट अपोजिट इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स इसकी जस्ट अपोजिट होगी कि जिसमें आपको उसका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए उसके लास्ट में ईडी या डी ऐड ना करना पड़े. अ वर्ब whose variation of form doesn't follow the standard pattern in its inflection. अगर वो स्टैंडर्ड पैटर्न, हम मोस्टली पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जैसे क्या कहते हैं हम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है.
फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं आपका प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज योर पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आपका फॉर एग्जाम्पल प्ले है, प्ले इज योर फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या लिखा प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी प्ले का क्या होता है आपका प्लेड। सो सेकेंड और थर्ड फॉर्म जब ईडी लगाकर बनते हैं और सेम रहते हैं, सो दीज वर्ब्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, सो दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। और अगर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ये रूल फॉलो नहीं करना होता है, कुछ और रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गो की बात करेंगे तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन, सो गो वेंट गॉन। तो ये स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने गो का सेकेंड फॉर्म के लिए ईडी नहीं लगाया है, गो से एकदम चेंज वर्ड बन गया गो वेंट गॉन। सो दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। अ वर्ब whose variation of form doesn't follow the standard patterns in its inflection, its form follows a different pattern, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। सो रेगुलर ना होके वो किस टाइप का इरेगुलर वर्ब्स होती है। वी विल गो देयर ऑन टाइम, दे वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, माई सिस्टर हैज गॉन टू लंदन, लेट मी मेक सम कॉफी, शी मेड कॉफी फॉर मी। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गो वेंट गॉन, तीनों फॉर्म चेंज है, मेक मेड चेंज है, सिमिलरली सी सॉ and seen. See is a verb first form, saw is second form and seen is third form. तो आप देखेंगे यहाँ भी ये क्या है irregular verb है, क्योंकि ये verb के लास्ट में d या ed ऐड करके नहीं बने हैं। Clear? So here last one is auxiliary verb. So what is auxiliary verb? Auxiliary verb is also called your helping verb. So helping verb means वो किसी ना किसी को help कर रही है। So basically वो करती क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब इसलिए है बिकॉज वो आपकी मेन वर्ब को असिस्ट करती है, हेल्प करती है। हाउ, अब हम देखते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब यूज्ड टू ऐड फंक्शनल और ग्रामेटिकल मीनिंग to the clause in which it appears. It is used in forming the tenses, moods, and voices of other verbs, also called helping verbs. जो आपकी helping verb है, ये auxiliary verb है। एक्चुअली में इससे ही पता चलता है कि आपके सेंटेंस का टेंस क्या है, मूड क्या है, वॉइस क्या है सेंटेंस की, ठीक है। कि आपके वर्ब का जो टेंस है अगर इज है तो इससे डेफिनेटली क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस में होगी। मूड्स के बारे में उसके कि इम्परेटिव मूड में है, किस मूड में है आपका सेंटेंस। वॉइस के बारे में एक्टिव वॉइस में है वर्ब कि पैसिव वॉइस में है। और ये आपकी जो क्लॉज होती है ना, टू द क्लॉज हम एक वीडियो में और करेंगे, आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज। सो उसमें कोई ग्रामेटिकल मीनिंग ऐड करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल, ही इज मेकिंग द असाइनमेंट, नाउ ही इज। अब आपको इतना पता चल गया होगा यहाँ पर इज जो आपका है ये आपकी कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है। बिकॉज जो मेकिंग है आपका यहाँ पर मेन जो एक्शन वर्ब का काम जो कर रही है, वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पर मेकिंग का वर्ब हो रहा है, ठीक है। कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ही इज मेकिंग द असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बना रहा है। तो मेकिंग आपकी मेन वर्ब है। सो मेन वर्ब हम डायरेक्ट ही मेकिंग तो नहीं लिख सकते, आपका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है या टेंस उसके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। सो ही इज मेकिंग, सो इज से ये पता चल रहा है आपका कि वो मेन वर्ब को असिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ इज है मीन्स वो प्रेजेंट टेंस में वर्क कर रहा है। सो हियर इज योर ऑक्सिलरी वर्ब। शी वॉज गिविंग द प्रेजेंटेशन, सो वॉज ऑक्सिलरी वर्ब एंड गिविंग मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है मीन्स वहां पर क्या है आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब के जो साथ में आएगी वो ऑक्सिलरी वर्ब होगी। और अगर किसी सेंटेंस में केवल और केवल एक ही वर्ब है वो हमेशा आपकी मेन वर्ब ही होती है। तब आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं बनता है। अगर कोई सेंटेंस में वर्ब है मीन्स डेफिनेटली इट इज मेन वर्ब और सिंपल वर्ब। और अगर किसी सेंटेंस में टू वर्ब्स है तो एक वर्ब आपकी मेन वर्ब होगी जो एक्शन का काम करे, मेन एक्शन जो सब्जेक्ट को परफॉर्म करना है,
और जो दूसरी होगी उसको हेल्प करने के लिए, उसका टेंस बताने के लिए, वॉइस या मूड बताने के लिए यूज होती है, वो आपकी होती है ऑक्सिलरी वर्ब. सो शी वॉज गिविंग द प्रेजेंटेशन. सो वॉज इज ऑक्सिलरी वर्ब और वॉज से पता चल रहा है कि ये कौन से टेंस में है आपका, पास्ट टेंस में. दे हैव बीन स्टडीइंग. सो हैव बीन, here have been is auxiliary verb. The team will score better this time. So will auxiliary verb and score आपका क्या हो जाएगा, main verb. I can speak Spanish. So I can, so can is your auxiliary verb because speak is main verb here. Speak, score, studying, giving, making. All these are main verbs. So जो आपकी ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इससे ही एक और टर्म आता है आपका लिंकिंग वर्ब. सो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब्स के बारे में और भी डिटेल में और भी अच्छे से पढ़ेंगे. सो दिस टाइम this much only. That's all for today's class. Thank you students. Thank you for watching.